जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, जिसको हम शुरू से लेकर के असफलता तक कवर करेंगे कि शुरुआत कैसे होती है 1857 की क्रांति की और यह बाद में असफल कैसे होता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। इसलिए एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और हर प्रश्न के साथ हम एक्सप्लेनेशन को देखते चलेंगे और प्रश्न के साथ साथ जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन तो दूर होगा ही, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होगा और हर एक्सप्लेनेशन से कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे एग्जाम में या एग्जामिनर कैसे प्रश्नों के साथ खेलता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को बेहतर ढंग से करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। क्या दिल्ली से प्रारंभ हुआ था या झांसी से प्रारंभ हुआ था या मेरठ से प्रारंभ हुआ था या कानपुर से प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होता है प्यारे बच्चों मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। यहां से एक एक प्रश्न बनाए जाएंगे, कैसे कैसे पॉइंट से प्रश्न बनते हैं मैं इस पर चर्चा करूंगा और आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को करते चलेंगे। पहला है कि मेरठ के शहर से 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। डेट पूछता है कि मेरठ से तो हुआ लेकिन मेरठ में कब हुआ। तो आपको यह बात याद रखना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। कब होती है तो 10 मई 1857 को होती है। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले से भिन्नात्मक संघर्ष हुए थे। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसे जगह थे जो इससे पहले भी संघर्ष शुरू हो गए थे। जैसे मैं मंगल पांडे की बात करूं तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही विरोध कर दिया था कि मैं इस बंदूक को नहीं चलाऊंगा और इसमें जो चर्बी वाला जो कारतूस है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है इसका इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस पे हम लोग हर प्रश्न के साथ करेंगे, आगे प्रश्न मिलेगा। ठीक है। 20 जून 1858 को खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ तो 1857 की क्रांति जो थी वह 20 जून 1858 को समाप्त हो जाती है। शुरुआत होती है 10 मई 1857 को और खत्म होती है 20 जून 1858 को, यानी कि अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति सैनिक हुआ करते थे। कौन थे तो सैनिक थे, जिस वजह से इसे सैनिक विद्रोह भी या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था। आपको यह लाइन याद रखना है कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं था बल्कि बाद में इसने एक विस्तृत रूप ले लिया। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत तो सैनिक करते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे यह सिर्फ सैनिक तक सीमित नहीं रहता है बल्कि इसमें जनता भी आकर के जुड़ जाती है और यह विस्तृत रूप ले लेता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई थी और इस बात को आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति को भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसे कहा जाता है तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इतने प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है ताकि एग्जाम में जब प्रश्न बने तो एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपको बताना है कि तत्कालिक कारण क्या था। कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन तत्कालिक कारण का मतलब होता है कि तत्काल में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई, मतलब उस घटना से ही लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो यहाँ हम बात करें तो चारों के चारों ऑप्शन 1857 के विद्रोह के कारण थे। चारों कारण थे।
लेकिन जैसे तत्कालिक कहता है, यानी कि तत्काल में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे 1857 का विद्रोह हो गया, तो आंसर होता है प्यारे बच्चों चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग यानी कि ए हो जाएगा। जब भी तत्कालिक बात करेगा तो ए हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे कि 1857 विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। बहुत बढ़िया, आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से हुआ था, तो एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। जो चर्बी थी वह सुअर और गाय के मांस से बनाई जा रही है, यह अफवाह फैल गई। गाय और सुअर का जो मांस है यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ था, क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और सुअर का जो मांस होता है उसे सुअर को मुसलमानों द्वारा मारना वर्जित था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। आपको बताना है कि सबसे पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है मंगल पांडे, बी है शिवराम, सी है हरदेव या डी है अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। मंगल पांडे वह पहला व्यक्ति होता है जिसने 1857 की क्रांति में सबसे पहले विरोध किया या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका रिजल्ट भी क्लियर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे कि मंगल पांडे अथवा मंगल पांडे जिसका जन्म 19 जुलाई 1827 को होता है और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हो जाती है। मृत्यु इनकी बहुत महत्वपूर्ण है कि याद रखना है कि इन्हें कब फांसी दे दी जाती है या कब इनकी मृत्यु होती है। का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। जो मंगल पांडे हैं इनका नाम जो है वह भारत की स्वाधीनता के संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। 29 मार्च सन 1857 को नए कारतूस को प्रयोग करवाया गया। कब करवाया गया तो आपको याद रखना है 29 मार्च 1857 को नए कारतूस का प्रयोग करवाया गया। मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से मना कर दिया और धोखे से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश के खिलाफ उन्हें भला बुरा कहा। यानी कि मंगल पांडे ने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा और यह ऐसी बंदूक है, यह ऐसा कारतूस है जो धोखे से हमारे धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने पे लगा हुआ है। और उन्होंने भला बुरा कहा और 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी। आपको बताना है कि वह 2 अंग्रेज अफसर कौन कौन थे जिन्हें ये गोली मार देते हैं। एक को तो गोली मारते हैं और एक को क्या करते हैं, तो एक को तलवार यानी कि बंदूक में लगी हुई जो छोटी सी चाकू हुआ करता था उस चाकू से मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। आपको दोनों का नाम बताना है, यदि आपको पता है तो आप नाम बताएं। आगे चल करके इन दोनों का नाम भी आने वाला है अगले प्रश्न में, इसलिए मैं यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। बताना है कि किस इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, सी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री और डी है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। और यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी, क्या आप बता सकते हैं? तो यह बंगाल में थी। यहां हम एक्सप्लेनेशन में कवर कर लेंगे। मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। कहां का सिपाही था, प्रश्न में डायरेक्ट पूछता है, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पूछता है कि किस छावनी से संबंधित था। जैसे ही पूछे किस छावनी से संबंधित था तो आपको याद रखना है बैरकपुर छावनी से संबंधित था। और इसने कब मना किया, तो 29 मार्च 1857 को मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों की सजा दी।
जब ये दो अधिकारियों अंग्रेज अधिकारियों को मार देता है तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया जाता है और अपराधियों को सजा दी जाती है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत बेहतर लग रहा होगा और आप इस सेशन को लाइक कर रहे होंगे तो लाइक का जो बटन है उसको भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। अगला प्रश्न एसएससी 2000 और 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है और प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। आपको बताना है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। क्या लखनऊ से किया था, या कानपुर से किया था, या बनारस से किया था, या इलाहाबाद से किया था। कहां से किया था आप बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से किया था, लखनऊ से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन में हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। प्रश्न में पूछता तो नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कब नए प्रश्न में क्या बना दे इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पूछे कि बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयास या प्रयत्न किए और सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यह प्रश्न पूछता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल ने किया। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। क्यों किया? तो इनका एक पुत्र होता है जिस पुत्र का नाम है बिरजिस कादिर और यह नाबालिग था, इसलिए इसको राजगद्दी पर बैठाती हैं और जो आंदोलन है, जो विद्रोह है, उसका नेतृत्व खुद वहां से करती है। लखनऊ में पराजय के बाद वह औध के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाती रही। औध के देहात में चली जाती हैं जब वह लखनऊ में हार जाती है तो, और वहां भी क्रांति की चिंगारी को सुलगाती रहती है। तो उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देख रहे होंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से कर रहे होंगे। प्रश्न यहां से 100% हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए यह प्रश्न एसएससी 2000 में पूछा है, यूपीएससी 2005 में पूछा है, यूपीपीएससी 2006 में पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा है। तो आप देख रहे होंगे कि 1857 की क्रांति का एक एक प्रश्न का कितना योगदान है, इसलिए एक एक प्रश्न एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी या शुरू हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक माना जाता है। तो 1856 से 1862 तक जो भी घटना होगी वह इसी के कार्यकाल में होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि और कई जगह भी ऐसे ही प्रश्न को पूछेगा कि किसके कार्यकाल में हुआ था। जब आपको उसका कार्यकाल याद रहेगा उसके बीच की जो भी घटना होगी उस वायसराय या उस व्यक्ति के कार्यकाल में होगी। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। यह बात पूछता है, यह प्रश्न बनाता है कि भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1856 से 1862 तक था। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 यानी कि 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित कर दिया गया। यानी कि जब 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेजी अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है तो जो कंपनी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि कंपनी का जितना शासन है वो पूर्ण रूप से अब ब्रिटिश संसद में चला जाएगा और कंपनी को भंग कर दिया जाता है। जब कंपनी को भंग कर दिया जाता है तो गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको समाप्त करके उसे वायसराय कर दिया जाता है और कंपनी से पूरी शक्ति को छीन ली जाती है और उसे सीधा ब्रिटिश संसद से
चलाया जाने लगता है। और भी आगे पूछेगा कि उसके बाद ब्रिटिश संसद से चलाया जाता है तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया। ये जो भी प्रश्न आगे मिलेंगे वहां करेंगे। एक एक प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, एक एक प्रश्न से प्रश्न बनते हैं, एक एक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल साइलेंटली प्रश्न को करना है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। यह प्रश्न पहले भी पूछा था और यहां भी प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी 1999 में पूछा हुआ यह प्रश्न है कि वह कौन सा ऐसा नेता है जिसने अपना बलिदान दिया था। फटाफट आप आंसर करेंगे और यह नेता होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने 29 मार्च, अब बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपको मैं यहां लिख देता हूं 29 मार्च, 29 मार्च याद रखेंगे, 6 अप्रैल याद रखेंगे, 6 अप्रैल याद रखेंगे और 8 अप्रैल याद रखेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों को याद रखेंगे, तो 29 मार्च को ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और 2 अधिकारी को मार देते हैं। एक का मेजर यूसन नाम रहता है और एक का लेफ्टिनेंट बग नाम रहता है, दोनों को मार देते हैं और मारने की वजह से 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे प्रश्न में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से संबंधित थे। बार बार प्रश्न बनाता है कि किस इन्फेंट्री से, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल में थी उससे संबंधित थे। और किस छावनी से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। पूछे कि कोर्ट मार्शल कब किया गया, तो 6 अप्रैल को, और 2 दिन बाद ही 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा आरआरबी टीसी 2004 और सीसी 2006 का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ बहुत बच्चे फंसते हैं, अब बताएंगे फटाफट। यहाँ बच्चे तुरंत आंसर लगाते हैं नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी लगा के चले जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है कि कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व नहीं कह रहा है। 1857 की क्रांति का तो नेतृत्व कोई करता है, लेकिन जो कानपुर के सैनिक थे उसका नेतृत्व कौन करता है। तो जैसे ही सैनिकों का नेतृत्व पूछता है तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था, जबकि इस क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो नाना साहब ने किया था। क्रांति का नेतृत्व पूछे तो नाना साहब हो जाएंगे, वो अपने आप को वहां का पेशवा बना देते हैं, लेकिन जैसे ही सैनिकों का नेतृत्व पूछे तो तात्या टोपे हो जाता है। उम्मीद है कि आप प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इन सभी चीजों को आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ और इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को हुई। ये जरूरत है क्योंकि इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा पकड़ करके। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे तात्या टोपे। जब 1857 की क्रांति कानपुर पहुंची तो तात्या टोपे ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया। कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, यदि प्रश्न पूछता है तो आपको याद रखना है कि तात्या टोपे ने किया। कानपुर के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। नाना साहब को पेशवा और अपना नेता कानपुर के सैनिकों ने किसको घोषित किया, तो नाना साहब को किया था। तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। तात्या टोपे जो हुआ करते थे, इनको सैनिक सलाहकार किसने नियुक्त किया था, तो आपको नाम याद रखना है, नाना साहब ने किया था। उम्मीद है कि यहाँ जितने पॉइंट को मैंने बताया है उन सभी पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से कवर किए होंगे और समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न अपने आप में बेहतर है और बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन है, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से करना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। यानी कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, यानी कि कौन सा 4 में से वो कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे मजबूत था। क्या नाना साहब का नेतृत्व था, या झांसी की रानी का नेतृत्व था, या बहादुर शाह का सहयोग था, या हिंदू मुस्लिम एकता था। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता, जो सबसे
मजबूत और सबसे शक्तिशाली कड़ी बनकर के उभरा उस समय, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों को लगा कि यह अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और दोनों मिलकर के 1857 की क्रांति का नेतृत्व ढंग से करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और प्रश्नों को अच्छे से कर पा रहे होंगे। रिपीटेड प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार। अगला प्रश्न है कि 1800 नहीं, एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे यहाँ कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, यानी कि आपको याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध या भारतीय विद्रोह भी इसे कहा जाता है। भारत में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय बन गए। इस दौरान कई हिंदू मुस्लिम नेता हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, मिर्जा मुगल, जंग बहादुर राणा आदि। ये सभी नेता जो थे, ये कहीं ना कहीं से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। आगे प्रश्नों में मिलेगा कि कौन कहां से कर रहा है, हम उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन को भी करते चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और याद रखना है। प्रश्न बार बार पूछता है कि इनका मूल नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था, इसलिए इनका आंसर ए हो जाएगा। और लोग प्यार से इन्हें मनुबाई भी कहते थे, मनुबाई भी लोग इन्हें प्यार से कहते थे, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कहां हुआ था या किस शहर से संबंधित थी, प्रश्न पूछ देता है डायरेक्ट। तात्या टोपे के बारे में पूछ देगा, मंगल पांडे के बारे में पूछ देगा, कहां से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। और कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और लोग उन्हें प्यार से मनुबाई भी कहा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी, कहां की, तो मराठा शासित झांसी राज्य की रानी, और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरंगना थी। द्वितीय शहीद वीरंगना पूछे, द्वितीय शहीद वीरंगना, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरंगना कोई थी, तो इनका नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। और यदि प्रथम शहीद वीरंगना पूछ दे, प्रथम शहीद वीरंगना, तो आपको याद रखना है रानी अवंतीबाई लोधी, जो 20 मार्च 1858 को शहीद हुई थी। उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ पा रहे हो। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है और आपको बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को करना है, आगे बढ़ना है, ताकि आपकी जो सफलता है, आपका जो रिजल्ट है, वह यह साबित करे कि आप कितने मेहनत किए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी। देखिए प्रश्न को कैसे पूछा, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो समझेंगे कि यह किसके सापेक्ष में बात कर रहा है। आपको पकड़ना होता है कि यह किसके सापेक्ष में बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, कहने का मतलब यह है। यूपीएससी 1998 में प्रश्न पूछा है, आरआरबी, एएसएम और जीजी 2004 में प्रश्न पूछा है। 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, या 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये लोग 1857 की क्रांति में न विरोध करते हैं, न संघर्ष करते हैं, या तटस्थ रहते हैं। तटस्थ रहते हैं, यह प्रश्न बार बार पूछता है और आपको ध्यान में रखना है। क्यों तटस्थ रहते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यह क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, क्यों ये तटस्थ रहते हैं। तो 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। आपको याद रखना है कि शिक्षित वर्ग ने कोई योगदान नहीं दिया, पूर्ण रूप से उदासीन रहे। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी किया। अब देखिए कि जो व्यापारी हुआ करते थे, इन्हें अंग्रेजों से फायदा हुआ करता होगा। जो शिक्षित वर्ग थे, इन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज जो है वह भारत का आधुनिकीकरण कर रहा है। अब इस वजह से ये लोग कलकत्ता एवं मुंबई में सभा करते हैं और सभा में अंग्रेजों की जीत के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अगर इस वर्ग ने, यानी कि व्यापारी ने और शिक्षित वर्ग ने अगर सहयोग किया होता, लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता, तो निस्संदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। यानी कि 1857 की क्रांति असफल नहीं होती, बल्कि 1857 की क्रांति हमारी जीत में परिवर्तित होती और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसे 90 वर्ष और इंतजार नहीं करना होता। लेकिन जिनको अंग्रेज से फायदा हुआ करता था, वो लोग
1857 की क्रांति का सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि अंग्रेजों का सपोर्ट करने लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। जिसने अभी तक ढंग से प्रश्न किया होगा, ढंग से बातों को सुना होगा, समझा होगा, वह इस प्रश्न को आंसर देगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिसने ढंग से नहीं सुना समझा होगा, जो सिर्फ रटंतु पे ध्यान रखते हैं कि रटते चलो प्रश्न आएगा उसको कर देंगे, उनसे एक भी प्रश्न यहाँ का नहीं बनेगा। ये प्रश्न बिल्कुल 100% नहीं बनेगा। आप देखेंगे कि एग्जामिनर ने कैसे प्रश्न को सेट किया है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, क्या यह सही है या गलत? तो हमने पहले ही ऊपर बात कर लिया है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है उसका सिपाही था। वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यह भी प्रश्न ऊपर आपसे पूछा हुआ है और यह भी बात सही है। अगला है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को, मैंने बोला था ना कि मेजर ह्यूजसन को गोली मार करके तथा लेफ्टिनेंट बो यानी कि लेफ्टिनेंट बग को तलवार से हत्या कर दी। यानी कि दो अंग्रेज अधिकारियों को मारते हैं जिनमें एक का नाम है सार्जेंट मेजर ह्यूजसन, इनको गोली मार देते हैं, और लेफ्टिनेंट बो यानी बग इनको तलवार से इनकी हत्या कर देते हैं। यह भी बात सही है। 1 2 3 सही हो गया। चौथा देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। यह भी बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी बोला था कि 3 डेट आपको याद रखना है, 29 मार्च, 6 अप्रैल और 8 अप्रैल। तो यह चारों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। और 1 2 3 4 किस कूट में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत ढंग से आपको एक एक प्रश्न कराया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप अपनी सफलता को एक नया आयाम दे सके, आप सफल हो सके। एक भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न आपका न छूटे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को कराया जाता है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। यह सब वही बात है जो उधर ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी जाती है। इन सभी बातों को हमने ऊपर ढंग से चर्चा कर लिया है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बार बार प्रश्न पूछता है और डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामर्स्टन हुआ करता था। लॉर्ड पामर्स्टन हुआ करता था। देखेंगे यहां कुछ पॉइंट यहां से बन सकते हैं। तो 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और लॉर्ड पामर्स्टन वहां का प्रधानमंत्री था। कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन वहां का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। 12 फरवरी 1858 ईस्वी को लॉर्ड पामर्स्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया। कहां किया? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 12 फरवरी 1858 को एक विधेयक प्रस्तुत किया। उसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर जोर दिया। जो द्वैध शासन प्रणाली था उसके दोषों पर उसने जोर भी दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। पूछे कि किसने अंत किया ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो लॉर्ड पामर्स्टन ने किया। और भारतीय प्रदेशों का शासन प्रबंध इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा। और उसने कहा कि अब भारत पे कंपनी शासन नहीं करेगी बल्कि अब इसको इंग्लैंड की सरकार के हाथों में दे दी जाती है। यानी कि कंपनी को भंग कर दिया गया और भारतीय प्रदेशों का शासन इंग्लैंड की सरकार को दे दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां हम देखेंगे एक तरफ है विद्रोह का क्षेत्र और एक तरफ है विद्रोह का नेता। यानी कि एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ नेता है। किस क्षेत्र से कौन? तो मैंने एक के सामने एक कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। तो 1857 की जो क्रांति या विद्रोह होता है उसमें मेरठ से कौन करते हैं? तो मेरठ से कदम सिंह करते हैं। यह सही है, मेरठ से कदम सिंह करते हैं। दिल्ली से किसने किया था नेतृत्व? तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। हरियाणा से किसने किया था? तो रावतुल्ला राम ने किया था। और बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। आपको याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न में पूछ देता है कि 1857 की क्रांति के समय मेरठ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
प्रश्न पूछता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न बनाता है कि हरियाणा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जैसे इसको अपोजिट प्रश्न बनाने लगे तो सीधा कहेगा कि राव तुल्ला राम ने निम्न में से किस जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो जब आप याद रखेंगे प्रश्न को आगे या पीछे किधर से भी बनाए, आपका आंसर 100% सही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसका आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वही बात है यहां जो हम लोगों ने वहां चर्चा किया है, लेकिन थोड़ा सा एक एक पॉइंट को थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। अगर कुछ पॉइंट मिले तो उसको कवर करेंगे। राव कदम सिंह गुर्जर 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेता था। उसके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे, जो कि प्रमुख रूप से मानवा, हस्तिनापुर और बहसुमा क्षेत्र के थे। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह। प्रश्न पूछता है कि मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। उर्दू के जाने माने शायर भी थे और उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। प्रश्न पूछता है कि 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर ने किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी जो अब म्यांमार कहा जाता है वहां भेज दिया। कहां भेज दिया, तो बर्मा में भेज दिया, यानी कि काला पानी को सजा दे करके उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इतने पॉइंट को यहां से याद करना है और इतना पॉइंट मैं यहां से कवर कर देता हूं कि राव तुल्ला राव जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था, तो इन्होंने हरियाणा से किया था। यह बात आपको याद रखना है। खान बहादुर खान रोहिल्ला जो थे, जिनको हाफिज रहमत खां के पोता माना जाता था, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई, यानी कि बरेली से इन्होंने किया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप एक एक प्रश्न को ढंग से समझ पा रहे होंगे। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। हर रोज हम ऐसे ही 15 प्रश्नों के साथ और हर प्रश्नों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही, प्रश्न के साथ साथ आप एग्जाम में ढंग से प्रश्न को करें भी। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? क्या सैनिकों ने किया, नामधारी सिखों ने किया, अकाली सिखों ने किया या निरंकारी सिखों ने किया? तो पंजाब से पूछ रहा है, स्पेशल एक जगह बता रहा है कि पंजाब से किसने किया। तो पंजाब से जब भी बात करें तो नामधारी सिखों ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग जो कुक्का भी कहलाते थे, जो नामधारी संप्रदाय के लोग थे, सिख के नामधारी संप्रदाय के लोग थे, वह कुक्का भी कहलाते थे। इनके सशस्त्र विद्रोह को कुक्का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो सशस्त्र विद्रोह था उसको कुक्का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संत गुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1857 को सी भैड़ी साहिब जिला लुधियाना से जब अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई थी, तब उस समय भारतवासी गुलाम के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के भी शिकार थे। गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के भी शिकार थे। और प्रश्न पूछता है कि कुका आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो गुरु राम सिंह ने किया था। कब किया, तो 12 अप्रैल 1857 को किया। उम्मीद है कि एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपने ढंग से किया होगा और आपकी सफलता अब निश्चित है। और आपका मेहनत ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है कि आप कितने सफल होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लगा होगा। और यदि यह सेशन आपको बेहतर लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि जीएस सारथी अड्डा आपका सारथी बनकर हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहे और आपकी सफलता की शिखर तक आपको लेकर के जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।